फिर उस पत्थर को दर्द का एहसास रहे, न किसी हज़ीमत का अंदेशा। मैं गाड़ी में था और जैसे फैसले की सूली पर लटक रहा था। इन दिनों मुझे क्लब छोड़े हुए फिर 3-4 माह हो चुके थे। अब फिर क्लब का दरवाजा मेरे सामने था और मैं उसके अंदर जाने का तहैया कर रहा था। तकरीबन 8 घंटे तक ये शदीद जज्बाती कैफियत जारी रही। फिर मैंने अपने ही ख्याल को रद्द करना शुरू कर दिया। ज़हन ने मारूजी अंदाज में सोचना शुरू कर दिया। इससे पहले भी तो कितने मौके आए थे जब मैंने पूरी तनदेही और मुस्तकिल मिजाजी के साथ मार्शल आर्ट से नाता जोड़ने का तहैया किया था। बड़े बड़े इरादे बांधे थे, लेकिन हुआ क्या था? हर बार जब कुछ वक्त गुजर गया था, ज़हन में हजीमत, तैश और पसपाई वगैरह के असरात मध्यम पड़ गए थे। सारे इरादे अपनी ताकत खोने लगे थे और आखिर खत्म हो गए थे। तो क्या इस बार भी यही होगा? ज़हन से जवाब आया, हाँ, इस बार भी यही होगा। तुम वक्ती तौर पर फरार हासिल कर लोगे, लेकिन बाकी के सारे मामलात जूं के तू रहेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। मैंने उस अंदाज में सोचना शुरू किया तो मार्शल आर्ट वाली सोच मुझे बचकाना लगने लगी। तो फिर क्या करूं? मैंने बाजुबाने खामोशी खुद से पूछा। कोई 1 घंटे बाद मैं वालिद साहब के दोस्त एडवोकेट सलीम जहांगीर के दफ्तर में बैठा था। मेरे साथ कागजात का पलंदा भी था। सलीम जहांगीर के साथ मेरी तफसीली बात हुई। मैंने इस मामले के सारे कानूनी पहलुओं पर डिस्कस किया। मैंने जहांगीर साहब से पूछा कि अगर हम इस केस की तफ्तीश तब्दील कराना चाहें या फिर वाजी के बाप पर किसी तरह का मुकदमा करना चाहें तो उसके लिए क्या करना होगा। एडवोकेट जहांगीर साहब ने जो तरीकाकार बताया वो खासा हौसला तलब था। उसमें वक्त और पैसा दोनों की वाफिर जरूरत थी। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई के अंदेशे भी अपनी जगह मौजूद थे। जाहिर है इस बात की तवक्का तो नहीं की जा सकती थी कि सेठ जैसा बंदा अपने ऊपर होने वाले अटैक के बाद खामोश बैठा रहेगा। एडवोकेट सलीम जहांगीर साहब से मिलने के बाद जब मैं घर वापस पहुंचा तो खुद को पहले से ज्यादा निढाल और कमजोर महसूस कर रहा था। मुझे लग रहा था कि सेठ जैसे बंदे के खिलाफ कानूनी चक्रों में पड़ना और फिर डटे रहना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। खास तौर से इस सूरत हाल में के मुकदमे के असल मदई भी अब पाकिस्तान में नहीं थे। रात को खाने की मेज पर सभी मौजूद थे। आरसा भी आई हुई थी। वैसे तो वो चच्चा चच्ची की मेहमान थी, लेकिन किसी वक्त फराह के कहने पर ऊपर से नीचे आ जाती थी। मेरे हाथ पर बंधी हुई पट्टी देखकर अम्मी बुरी तरह चौंकी। ये क्या हुआ ताबिश? कुछ नहीं अम्मी, दफ्तर में शीशा लग गया था। अम्मी ने बेताबी से हाथ देखा, लेकिन हाथ तो सूजा हुआ तुम्हारा। लगता है कुछ छुपाया जा रहा है हमसे। आरसा ने हस्बे आदत शोख अंदाज में कहा। क्या मतलब है? मैंने उस घूर का बेजार लहजा में कहा। वो मुझे नजरअंदाज करके अम्मी से बोली, आंटी लगता है ताबिश ने कहीं लड़ाई छड़ाई की है। इनकी आंखें भी देखें सुर्ख हो रही हैं। वाकई कहीं लड़ाई हुई है? अम्मी की बेकरारी बढ़ गई। कहीं चोट तो नहीं लगी तुम्हें? ओहो आप परेशान ना हो आंटी, ये मार खाकर नहीं आए, मार कर आए हैं। मेरा तजुर्बा कह रहा है कि इन्होंने मारा है किसी को। जो मार खाकर आता है इसकी आंख या नाक वगैरह पर चोट लगती है, जो मारता है उसके हाथ के बाहर की तरफ। अब देखें जरा इन्हें चोट कहाँ लगी हुई है। तुम बताते क्यों नहीं? अम्मी ने जरा तेज लहजे में पूछा। आरसा जल्दी से खड़ी होगी। ये मेरे सामने कुछ नहीं बताएंगे और इनको गुस्सा भी काफी आ रहा है। इससे पहले कि उठकर चले जाएं, मैं ही चली जाती हूँ। वो फराह को हाय कहती हुई मुड़ी। वो घर में भी जीन्स पहनती थी। तराशीदा बाल शानों पर लहराते थे। अम्मी आप इसको क्यों बुलाती हैं यहाँ? मैंने तड़क कर कहा। मैंने बुलाया था भाई, गलती होगी, चलो माफ कर दो। वैसे भी ये लोग मंगल तक चले जाएंगे। फराह ने ऐसी मस्कीनी से कहा कि मेरा पारा काफी हद तक नीचे आ गया। अम्मी की सवालिया नजरें बदस्तूर मुझ पर लगी हुई थी। मैंने उन्हें अपनी चोट के बारे में मुतमईन करने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब रहा। ये गहरी मायूसी और कर्ब की घड़ियां थीं। मैं रात को देर तक जागता रहा। घर की छत राधारियों और बालकोनियों में फिरता रहा। सेठ का तनो मन चेहरा बार बार निगाहों के सामने आता। उसका तेल में चपड़ा हुआ सर, छोटी छोटी उजड़ आंखें और आंखों में तबी हुई 2 चिंगारियां। अगले रोज मैं इस उम्मीद पर नासिर भाई के साबका मकान पर गया कि शायद प्रॉपर्टी डीलर हाजी साहब के पास नासिर भाई की कोई खैर खबर हो। सरवत की दहलीज के सामने से गुजरा तो एक अजीब सी उदासी ने मुझे घेर लिया। खाली मकानों को बाहर से देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि यहाँ कोई मकीन नहीं है और दरो दीवार पर वीरानियों के जाले हैं। छत और बालकोनियों की वीरानी देखकर मेरा दिल खोलने लगा। कभी कोई यहाँ मौजूद था, मुझे देखकर मुस्कुराता था, चिलमनों के पीछे छुपता था और फिर जाहिर होता था। उसकी चूड़ियों की चंचन, उसकी हंसी, उसकी सरगोशियां, सब कुछ इन दरो बाम में जज्ब था। मुझे लगा कि यह मकान भी अपने अचानक रूठ जाने वाले मकीनों को मेरी तरह बेपनाह शिद्दत से याद कर रहा है। मैं हाजी साहब के पास पहुंचा। उनके पास चंद लोग बैठे थे। वो चले गए तो मैंने हाजी साहब से पूछा, नासिर भाई की कोई खैर खबर आई है? परसों नासिर का फोन आया था। हाजी साहब ने अपनी ऐनक साफ करते हुए कहा। बता रहा था कि वो फ्रैंकफर्ट के पास किसी कस्बे में है। उसका भाई भी आजकल वहीं किसी फर्म में काम कर रहा है। अपने घर के बारे में पूछ रहा था। मैंने बताया कि 1-2 ग्राहक तो लगे हैं, लेकिन अभी पूरे पैसे नहीं लगा रहे हैं। और क्या कह रहे थे? बस कह रहा था कि पैसों की जरूरत है। वहां कोई छोटा फ्लैट खरीदा है उसने, उसके पैसे देने हैं। उसके अलावा शायद अपनी बहन की शादी वगैरह भी कर रहा है। शादी?
मेरे सर पर जैसे हजारों वजनी बम फट पड़ा। हाँ, वहाँ कोई पाकिस्तानी फैमिली है, बता रहा था, बड़े अच्छे लोग हैं, कराची के रहने वाले हैं। वो अपनी रवानी में बोलते चले गए। मैंने खुद को मुश्किल संभाला और डूबती हुई आवाज में कहा, इनकी 2 बहनें हैं ना? किसकी बात कर रहे थे? अभी तो बड़ी की बात ही कर रहे थे, लेकिन बता रहे थे कि बड़े मोहब्बत करने वाले लोग हैं, हो सकता है कि दूसरा रिश्ता भी इन्हीं की तरफ हो जाए। बड़े खुश थे वो, खाजी साहब ने कहा, फिर तवील सांस लेकर बोले, चलो अल्लाह ने करम किया है उन पर। यहाँ तो उनके साथ जो कुछ हुआ है वो सबके सामने ही है। नेक मासूम बच्ची की खबरें अखबारों में छप गईं। मुसीबतों ने घर का रास्ता देख लिया तो 4 महीनों में घराना उचट कर रह गया। अल्लाह पाक हर एक को ऐसी आफतों से बचाए। हाजी साहब बोल रहे थे और उनकी आवाज मेरे कानों तक जैसे कहीं बहुत दूर से पहुंच रही थी। वो कह रहे थे, कभी कभी तो लगता है कि ये मुल्क अब भले मानसों के रहने की काबिल ही नहीं रहा, किसी की पगड़ी महफूज नहीं है। अल्लाह माफ करे, जिस किसी का अस्पताल या थाने कचहरियों से वास्ता पड़ता है उसे दिन में तारे नजर आने लगते हैं। वो बोल रहे थे और कुर्बो जवार मेरी निगाहों में घूम रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं चला कि मैं कब अपनी जगह से उठा और कब गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। देखते ही देखते मेरे और सरवत के दरमियान फासला पैदा हुआ। फिर उसने पाकिस्तान छोड़ा और अब हमेशा के लिए मेरी जिंदगी ही से निकल रही थी। ये किस जुर्म की सजा थी जो मुझे मिल रही थी? मैंने तो उसे दिल की गहराइयों से चाहा था। उसे अपनाने के लिए मैं एक दिन एक एक घड़ी गिन कर गुजार रहा था। अगर अचानक एक नागानी वाकया पेश आया तो उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैं तो उसकी खातिर पूरी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार था। फिर उसने इतनी जल्दी हथियार क्यों डाल दिए? क्यों इतनी तेजी के साथ मुझसे हर नाता तोड़ दिया? मुझे एक मौका भी नहीं दिया। सजाए मौत देने से पहले मुझसे आखिरी मुलाकात भी नहीं की। और नासिर भाई और दीगर लोग, वो सब भी तो पत्थर हो गए। अगले 24 घंटे मेरी जिंदगी का मुश्किल 3 घंटे थे। मैं आंसुओं के सैलाब में डूब डूब गया। अम्मी मेरी हालत देखकर सख्त परेशान थी। वो बार बार पूछती रही, लेकिन मैंने कुछ नहीं बताया। मेरी तबीयत कुछ संभली तो तीसरे दिन मैं फिर हाजी साहब के पास गया। हाजी साहब को तो यह पता नहीं था कि मैं उस्मान साहब की बेटी का मंगेतर रहा हूँ। हाँ, वो इतना जरूर जानते थे कि नासिर से मेरी रिश्तेदारी और दोस्ती के। मैं जानना चाहता था कि हाजी साहब के पास नासिर भाई का कोई राब्ता नंबर आया या नहीं। हाजी साहब ने कहा कि मैंने बहुत पूछा लेकिन उसने नहीं बताया। कहता था कि मैं खुद ही राब्ता करूंगा। इस बात से जाहिर है कि वो अब यहाँ से हर ताल्लुक तोड़ लेना चाहता है। बस ये मकान फरोख्त करने वाली मजबूरी है उसके साथ, वरना शायद वो कभी भी अपनी आवाज भी ना सुनाता। आपके फोन पर उनका नंबर नहीं आता? नहीं, बस अंग्रेजी का कोई लफ्ज लिखा होता है। मेरा ख्याल है वो किसी कॉल सेंटर से फोन करता है। मैं उनसे बस एक बार बात करना चाहता हूँ। हाजी साहब, कोई ऐसा तरीका हो सकता है? मैं इससे बहुत पूछता रहा हूँ कि कब फोन करोगे। उसने इस बारे में भी कुछ नहीं बताया। और मैं तुम्हें एक बात और बता दूं, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हारी या किसी और अजीज रिश्तेदार की आवाज सुनकर फोन बंद नहीं करेगा। वो तो मुझसे यहां तक यकीन दहानियां लेता है कि मैं उसकी कालों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अगर मकान बिक गया तो फिर आप क्या करेंगे? हाजी साहब जरा देर के लिए चुप रहे, जैसे सोच रहे हूं कि मुझे बताना चाहिए या नहीं। फिर बोले, अल्लाह बख्शे, उस्मान मुझ पर बहुत भरोसा करता था, नासिर भी करता है। वह मुझे मुख्तार नामा याम दे गया है। मैं उसकी जगह पर कागज साइन कर सकता हूँ। बाकी रही रकम की बात तो वो बैंक के जरिए चली जाएगी। वो कोई अकाउंट नंबर बताएगा, मैं यहाँ से पे ऑर्डर बनवा दूंगा, या फिर वो जैसे कहेगा वैसा होगा। उस रोज हाजी साहब के साथ तकरीबन 1 घंटा बातचीत होती रही। हाजी साहब जहाँ दीदा शख्स थे, वो जल्दी इस बात की तह तक पहुंच गए कि मेरे साथ उस्मान साहब की बड़ी बेटी की निस्बत ठहरी हुई थी। वो इस सूरत हाल पर कुछ अफसुर्दा भी हुए। उसके अलावा उन्होंने मुझे कुछ समझाने बुझाने की भी कोशिश की। उन्होंने वही कुछ कहा जो बुजुर्ग ऐसे मौक़ों पर कहा करते हैं। उनकी गुफ्तगू का खुलासा यह था कि इंसान के बस में कुछ नहीं है, इसे न चाहते हुए भी तकदीर के धारे में बहना पड़ता है। बंदे की भलाई इसी में है कि वो अपनी मर्जी को खुदा की मर्जी ही तस्लीम कर ले। हाजी साहब के साथ गुफ्तगू में मुझ पर यह इंकिशाफ भी हुआ कि सरवत की शादी गालबन सितंबर अक्टूबर में होनी के। जो कुछ हो रहा था बहुत जल्दी हो रहा था, जैसे एक तेज आंधी थी जो हर आस उम्मीद को उड़ाए लिए चली जा रही थी। 2 दिन में मैं बिल्कुल ही टूट फूट गया था। यूं लगता था कि अंदर की शिद्दत से अब इस तरह बिखरूंगा कि कभी चुड़ ही नहीं सकूंगा। मैं सोचा करता था कि लोग नशा क्यों करते हैं, क्यों खुद फरामोशी में गर्क हो जाते हैं। अब इन सवालों का जवाब मिल रहा था। मैं जो कभी किसी नशे के करीब नहीं गया था, नशे की तलब महसूस कर रहा था। जी चाहता था कोई ऐसी शय हो जो मेरे एहसास की छुरी को कुंद करके मुझे दुख के कचोखों से बचा ले। मैंने जिंदगी में पहली बार संजीदगी से सिगरेट को हाथ लगाया और एक ही रात में कई पैकेट फूंक डाले। कुछ सुकून बख्श गोलियां मेरे पास मौजूद थीं, वो मैंने इकट्ठी ही 3-4 खा ली। बहुत देर तक बेकरार फिरता रहा। फिर रात आखिरी पहर नींद आ गई। दोबारा आंख खुली तो 10-11 बज चुके थे। लगता था कि घर में कोई नहीं है। आतिफ तो यकीनन कॉलेज गया हुआ था। अम्मी और फराज शायद बाजार चली गई थी। मेरा सर भारी था और हवास पर अभी तक कनूदगी छाई हुई थी। मैं दरवाजा खुला और आरसा की शक्ल नजर आई।
उसने पतलून और आधे बाजू की शर्ट पहन रखी थी। शर्ट प्याज के छिलके की तरह हल्की फुल्की थी और इन पहनावों में से थी जो जिस्म को छुपाने के बजाय नुमाया करने का काम देती है। मैंने उसे देखकर बुरा सा मुंह बनाया। वो अंदर आते हुए बोली, आप जनाब की आंख आकर खुल ही गई। क्या बात है? मैंने बेरुखी से कहा। आपकी अम्मी जान आपको साथ ले जाना चाहती थी, लेकिन फिर वो अकेले ही चली गई। फरा भी साथ गई है और फूफो फूफा भी। कहाँ गए हैं? फौतगी हो गई है। शेखुपुरा में आपकी कोई खाला थी शायद, रशीदा नाम था उनका। काफी अरसा से बीमार थी। मैं समझ गया कि वो किन का जिक्र कर रही है। उन्हें अम्मी बड़ी आपा कहती थी। वो रिश्ते में अम्मी की चच्चा जात थी। अब घर में कौन है? मैंने पूछा। बस मैं और मम्मी, वो भी ऊपर एसी लगाकर और लंबी तान कर सोई हुई है। मैं खामोश हो गया। वो थोड़ी देर तक मेरे बोलने का इंतजार करने के बाद गोया हुई। आंटी जाते जाते कह गई थी, ताबी सोया हुआ है, जब जाके तू उसे बता देना। इतला का शुक्रिया, मैंने रुखाई से कहा। लेकिन वो कुछ और भी कह गई थी। आपके कपड़े वो इस्त्री कर गई हैं, अगर आपको नाश्ता वाश्ता करना है तो वो मैं तैयार कर देती हूँ। नहीं, मेरी तबीयत खराब है, मैंने जल कर कहा। मैं इस बात पर कुड़ रहा था कि अम्मी मेरे ना चाहने के बावजूद इस आफत को मेरे सर पर मुसल्लत कर देती थी। ओहो, क्या हुआ तबीयत को? वो मजीद अंदर आते हुए बोली, सर में दर्द है और अब तुम जाओ प्लीज। मैंने सख्त जल्लाहट से कहा। उसके साथ ही वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अचानक मुझे चक्कर सा आया और मैं लड़खड़ा गया। एक कुर्सी से टकराया और जल्दी से सोफे पर बैठ गया। वो काट, क्या हुआ ताबिश? अरसा की आवाज मेरी कानों में पड़ी। उसने सोफे पर बैठकर मुझे शानों से थाम लिया। कुछ नहीं, जरा चक्कर सा आ गया था, मैंने मध्यम सी आवाज में कहा। डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं नहीं, अभी नहीं, ठीक हो जाऊंगा मैं सोफे पर नीम दराज हो गया। वो मेरा सर दबाने लगी। मैंने कुछ देर के लिए आंखें बंद कर ली, फिर उससे कहा कि वो जाए। आप आराम से लेटे रहो, उसने रौब से कहा और मेरा सर अपने जानों पर रख लिया। एकदम मेरे जिस्म में बरकी लहर तोड़ गई। मैं सकता सदा सा लेटा रहा। आवाज पर छाई हुई गनूदगी एक सफेद धुंध की तरह मेरे इर्द गिर्द फैली हुई थी। आरसा के जवान जिस्म की कुर्बत ने जैसे एकदम मेरे दिलो दिमाग पर शब खून मारा। मुझे लगा कि मैं अंदर से टूट रहा हूँ, बिखर रहा हूँ। शायद मायूसी और दुख के बेपनाह बोझ ने मुझे मिसमार करना शुरू कर दिया था। मेरी खामोशी ने आरसा की हौसला अफजाई की। उसने मेरा सर मजीद अच्छी तरह अपने जानों पर ले लिया। वो आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी, मेरे बालों में उंगलियां चलाने लगी। उसने मेरी कमीज के बटन खोल दिया और मेरे सीने को भी अपने हाथ के आछी लम्स से आशना किया। इसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थी। मैंने कसमसा कर अपना हाथ उसके ओरियाम बाजू पर रख दिया। ज़हन पर छाई हुई धुंध गहरी होने लगी। मर्द और औरत की दरमियानी कशिश एक आफाकी सच्चाई है। इस कशिश के सबब मर्दो जन की गुर्बत अपना रास्ता खुद तलाश कर लेती है। 3-4 मिनट बाद ये सूरत हाल थी कि हम दोनों सोफे के करीब दबीज कालीन पर साथ साथ लेटे थे। आरसा ने मुझे बाहों में लिया हुआ था और मेरे होंठ उसके तपते चेहरे पर भटक रहे थे। एक बार तकल्लुफ के पर्दे उठे और झिझक कम हुई तो मैं वाकई बिखरने लगा। मैंने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे अपनी बाहों के इशारे में लिया, उसे बेतरह झंझोड़ा और फिर बेतरतीब करके रख दिया। ये मोहब्बत नहीं थी, ये मायूसी थी, बदतरीन फ्रस्ट्रेशन था। जब बंदा बिखरता है तो इस तरह टुकड़े टुकड़े होकर पस्ती में गिरने लगता है। मेरी अंधाधुंध पेशकदमी देखकर आरसा संभली और मुझे पीछे धकेलते हुए बोली, कोई आ न जाए। मैं जैसे चौंक कर रह गया और उसके साथ ही बहुत खिफत भी महसूस हुई। वो मुझे मुस्कुराती नजरों से देखते हुए बाहर चली गई। इन लोगों को मंगल के रोज वापस चले जाना था, मगर फिर उनके कयाम में 1 हफ्ते का इजाफा हो गया। अब पता नहीं कि ये इजाफा अरसा की ख्वाहिश पर हुआ था या कोई और वजह थी। बहरहाल चच्ची ने यही बताया कि ये लोग अब अगले सोमवार को वापस जाएंगे। मैं मुसलसल सिगरेट फूंक रहा था और सुकून बख्श गोलियां भी खा रहा था। पहले दिन वाले वाकया के बाद आरसा अक्सर मौका देखकर मेरे कमरे में चली आती थी और थोड़ी सी धींगा मस्ती करके लौट जाती थी। ज्यादातर उसे दोपहर को मौका मिलता था जब फरा और आतिफ कॉलेज में होते थे और अम्मी सब्जी वगैरह लेने मार्केट जाती थी। वो मेरी टूट फूट से फायदा उठा रही थी और ऐसा करते हुए उसके चेहरे पर एक फातियाना चमक आ जाती थी। उस दिन भी वालदा के बाजार जाने के बाद मेरे कमरे में आ गई। मेरे ज़हन में गोलियों का गुबार सा भरा हुआ था, हाथ पांव भारी हो रहे थे और हर तरह के तफक्कुरात दूर कहीं किसी और में चले गए थे। वो बड़ी इश्तियाल अंगेज लिबास में थी। अब 10-11 बज चुके थे, लेकिन उसने अभी तक एक हल्की सी मैक्सी पहनी हुई थी। वसी गिरेबान दावतें नजारा देता था। मैं बेड पर नीम दराज सिगरेट फूंक रहा था। उसने मेरी बड़ी हुई शेप पर हाथ फेरा, फिर सिगरेट मेरे होंठों से निकालते हुए बोली, अच्छे बच्चे सिगरेट नहीं पीते। अच्छे बच्चे क्या करते हैं? मैंने पूछा। अच्छे बच्चे अपनी अम्मी से बात करते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो सारी पिछली बातें भूल भाल कर अब शादी करना चाहते हैं। वो मेरे ऊपर लद सी गई। लेकिन अगर अच्छे बच्चे शादी करना ही ना चाहें तो फिर उनके पास नहीं बैठना चाहिए, इसमें खतरा होता है। वो जरा संजीदगी से बोली। मैं खामोश रहा। वो कुछ देर बाद बोली, तो मैं जाऊं? इसका मतलब है आज तुम जाने के लिए आई हो? मैं तो नहीं जा रही, आप जनाब मुझे भेज रहे हैं। वो अदा से बोली। मैं कहाँ भेज रहा हूँ? मैं तो चाहता हूँ कि अभी और इसी वक्त तुमसे शादी कर गुजरूं। मैंने मखमूर लहजे में कहा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। 3-4 मिनट हम एक दूसरे में उलझे रहे।
वो एक माहिर फनकार की तरह आहिस्ता आहिस्ता मेरी प्यास बढ़ाती थी और फिर एकदम शराब बनकर ओझल हो जाती थी। उसके कुर्ब में एक आग सी थी। उस आग में जलते हुए ना जाने क्यों बार बार सरवत की कुर्बत ही याद आ जाती थी। सरवत के लम्स में वही चांदनी की सी ठंडक थी जो धीरे धीरे दिल पर असर करती है और रूह में उतर जाती है। वो बेशक धूप जितनी रोशन नहीं होती मगर उसका हुस्न जुदा तासुर रखता है। सरवत के साथ तन्हाई में गुजारे हुए वक्त के चंद छोटे मोटे टुकड़े मेरी जिंदगी का सरमाया थे। गुजरने वाले हर लम्हे के साथ मैं मजीद टूट फूट रहा था। मैं दफ्तर में छुट्टी की दरख्वास्त भेज दी थी, अब पता नहीं वो मंजूर हुई थी या नहीं। मैं सारा दिन घर में पड़ा ईंटता रहता, अपने लिबास और हुलिये की वजह से भी बिल्कुल बेपरवाह हो गया था। किसी वक्त फ्रिज खोलकर खाना शुरू कर देता, गले तक खुराक ठूंस लेता या फिर बंद कमरा करके सीडी प्लेयर पर उल्टी सीधी फिल्में देखता रहता। अम्मी बहुत परेशान थी। एक रोज उनके इसरार पर मैंने उन्हें बता दिया कि वहां जर्मनी में अनकरीब सरवत की शादी होने वाली है। ये खबर सुनने के बाद अम्मी मुझसे नजरें नहीं मिला सकी। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये जो कुछ हुआ है और हो रहा है इसमें उनके रवैये का भी अमल दखल है। वो खुद से पशेमान दिखाई देती थी और अंदर से बहुत दुखी भी थी, लेकिन अब तो जो कुछ भी था कमान से तीर निकल चुका था। एक शाम मुझे आरसा के कुर्ब की शदीद तलब महसूस हुई। आतिफ क्रिकेट खेलने गया हुआ था, अम्मी और फराह बाजार गई हुई थी। अगर इस वक्त वो आ जाती तो कुछ वक्त खुद फरामोशी में गुजारा जा सकता था। दरहकीकत इन दिनों में होशो हवास से बहुत दूर था और इखलाकी हालत पस्तर होती जा रही थी। मैं आरसा की तलाश में सीढ़ियां चढ़कर बालाई मंजिल पर गया। चचा चाची की रहाइश उस बालाई पोर्शन ही में थी। सीढ़ियों के दरमियान एक गैलरी सी थी। जब मैं उस गैलरी के करीब से गुजरा तो अंदर से आरसा के बातें करने की मद्दम आवाज आई। वो किसी से मोबाइल पर मसरूफ गुफ्तगू थी। मैं वहीं सीढ़ियों की नीम तारीकी में खड़ा हो गया और खिड़की से कान लगाकर सुनने लगा। वो पिंडी में अपनी किसी सहेली से बात कर रही थी। उसकी आवाज में शोखी और तमस्खर था। वो राजदाराना लहजे में कह रही थी, जो कुछ हुआ है पिछले 10-15 दिनों में हुआ है यार। वो कहती है ना कि जो शाख झुकती नहीं वो कड़च करके टूट जाती है। कुछ देर तक आरसा दबी आवाज में हंसती रही, फिर बोली, हाँ यार, पहले तो यूं गर्दन अकड़ा कर पास से गुजरता था जैसे शहजादा चार्ल्स है, बल्कि उससे भी आगे की शय हो, पर अब एकदम सीधा हो गया है। 2-2 घंटे कमरे में मेरा वेट करता है। जाती हूं तो पालतू बकरे की तरह गर्दन झुकाकर सर मेरी गोद में रख देता है। एकदम सरेंडर कर रहा है। हाँ क्यों नहीं, अभी और सीधा करूंगी इसे, 2-4 दिन और हूं यहाँ, एकदम पेट बनाकर जाऊंगी। दूसरी तरफ से कुछ कहा गया। आरसा सुनती रही, फिर जवाब में बोली, यार तुम्हें तो पता ही है, याशिर तो खुद भी फ्लर्ट करता रहता है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। करीबन 2 महीने से तो मुलाकात भी नहीं हुई है उससे। अब तो सुना है कि वो भी तेरे काउबॉय जमशेद की तरह इंग्लैंड जा रहा है। कुछ देर तक आरसा दबी दबी आवाज में हंसती रही, फिर शायद बैलेंस खत्म हो गया या फिर बैटरी जवाब थी कि वो हेलो फरियाल कहकर खामोश होगी। मैं जल्दी से सीढ़ियां उतर कर अपने कमरे में वापस आ गया। आरसा के अल्फाज जहरीले तीरों की तरह कानों को जख्मी कर रहे थे। इस बात में शुबे की कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो अपनी दोस्त से मेरा ही जिक्र खैर कर रही थी। मुझे कभी भी ये खुशफहमी नहीं हुई थी कि आरसा मेरे साथ शुरू होने वाले ये जानी ताल्लुक में मुखलिस है, लेकिन अब अपने कानों से उसकी बातें और उसका लबो लहजा सुनकर सीने में आग से भड़क उठी थी। जी चाहा कि वो मेरे सामने हो तो मैं उसे तोड़ फोड़ कर रख दूं। इन दिनों में जिस शदीद हैजान और इखलाकी गिरावट के दौर से गुजर रहा था, मैं सब कुछ कर सकता था। उस रात मैंने मामूल से ज्यादा टैबलेट्स लिए और मामूल से ज्यादा सिगरेट फूंके। हकीकत यह है कि शराब वगैरह तक मेरी पहुंच नहीं थी, ना ही कोई इस तरह का दोस्त था, पर ना हो सकता है कि इन दिनों ये खाना खराब भी मेरे मुंह को लग जाती। अगले रोज दोपहर को आरसा से फिर मुलाकात हुई। उसका अंदाज हमेशा की तरह बेबाक था। वह सुबह मामूल मुझे अपने लम्स से आशना करती रही और उसके साथ साथ मुझ पर जोर देती रही कि मैं अपने घर वालों से बात करूं। वो भी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करेगी और यूं मोहब्बत में तरसे हुए दिल हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। मैं खामोशी से उसकी मुनाफकाना बातें सुनता रहा और दिल ही दिल में खोलता रहा। मेरे साथ तन्हाई में उसकी हरकत और सकनात नहायत घाघ लड़कियों जैसी होती थी। इससे पहले न जाने वो कहाँ मुंह मार चुकी थी। किसी वक्त तो मेरी छठी हिस्स पुकार कर कहने लगती थी कि वो एक आबरूब बाख्ता लड़की है। अगले रोज वो फिर आई। जूं उसके जाने का वक्त करीब आ रहा था, वो वाशिगाफ होती जा रही थी और इस कोशिश में थी कि मुझसे शादी के बारे में कोई पुख्ता अहदो पैमान ले ले। मैं भी उस मौका से फायदा उठाने लगा। आज वालदा को बाजार से महीने भर की शॉपिंग करना थी। हमारे पास टाइम भी ज्यादा था। हमने कुर्बत के सफर में कई मरहले तेजी से तय किए। वो मुझे एक एक सीढ़ी चढ़ने का मौका देती थी और हर सीढ़ी पर अपनी कदर कीमत में इजाफे की ख्वाहिश रखती थी। इस नहायत जज्बाती और संगीन मुलाकात में एक मौका ऐसा आया कि वो मेरे सामने एक खुली किताब की हैसियत इख्तियार करने पर नीम अमाता होगी। ऐसी किताब जिसको मैं जहां से और जितना चाहे पढ़ सकता था। लेकिन इसी दौरान में बाजार से अम्मी का फोन आ गया कि सामान ज्यादा है, मैं गाड़ी लेकर आ जाऊं और उन्हें ले जाऊं। यह बड़ा बेमौका फोन था। सारा टेम्पो धरा रह गया। हमारे दरमियान तय हुआ कि हम कल 11 बजे के फौरन बाद फिर मिलेंगे। इंसान के अपने इरादे होते हैं और कुदरत के अपने, और होता वही है जो कुदरत को मंजूर होता है।
यहां भी कुछ अजीब सी सूरत हाल रही। रात तक तो मुझे अगले दिन की मुलाकात का शदीद इंतजार रहा, जिसमें सनसनाहट जागती रही और सिफली ख्यालात दिलो दिमाग को उथल पथल करते रहे। लेकिन सुबह जब मैं सोकर उठा तो अंदरूनी कैफियत कुछ बदली बदली महसूस हुई।